बैक टू सीजी शिक्षा मेड इन साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग एंटीथ युग्म तार को देखे थे। अब उसके आगे का कंटेंट को देखते हैं हम लोग, ठीक है। द्वि तार लाइन में ऊर्जा ह्रास किस तरीके से होता है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। ऊर्जा ह्रास इसके बारे में किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, किस किस के बेसिस में होते जाता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को जानते हैं। द्वि तार लाइन में हमारे पास ऊर्जा ह्रास के बेसिस पे किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, किसके बेसिस होता है, ठीक है। तो द्वि तार लाइन में ऊर्जा ह्रास, द्वि तार लाइन द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? तीन प्रकार से होता है, ठीक है। तो द्वि तार लाइन द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास होता है वह तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है भाई। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं कि द्वि तार लाइन में ऊर्जा ह्रास, द्वि तार लाइन द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? तो तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? तो तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? तो तीन प्रकार से होता है। तो द्वि तार लाइन में ऊर्जा ह्रास, द्वि तार लाइन में ऊर्जा ह्रास कितने प्रकार से होता है? द्वि तार लाइन द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? तीन प्रकार से होता है। द्वि तार लाइन में ऊर्जा का ह्रास, द्वि तार लाइन द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है भाई। कितने प्रकार से होता है भाई? तीन प्रकार से होता है। तो यहाँ से इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में द्वि तार लाइन में ऊर्जा ह्रास, द्वि तार लाइन द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? तीन प्रकार से होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं विकिरण के द्वारा। पहला किसके द्वारा होगा? पहला विकिरण के द्वारा होगा। पहला किसके द्वारा होगा भाई? तो पहला विकिरण के द्वारा होगा। तो पहला किसके द्वारा होगा? तो पहला विकिरण के द्वारा होगा। इस चीज को देखते हैं। उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार, उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार, उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार, उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार एंटीना की भांति कार्य करने लगता है। एंटीना की भांति कार्य करने लगता है। किसके भांति कार्य करने लगता है भाई? तो एंटीना की भांति कार्य करने लगता है। किसके भांति कार्य करने लगता है? तो एंटीना की भांति कार्य करने लगता है तथा ऊर्जा को विकिरित या उत्सर्जित करता है। तथा ऊर्जा को विकिरित या उत्सर्जित करता है। तथा ऊर्जा को विकिरित या उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो ऊर्जा को यह क्या करता है? विकिरित करता है या फिर क्या करता है? उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार एंटीना की भांति कार्य करने लगता है तथा ऊर्जा को विकिरित या उत्सर्जित करता है। तथा ऊर्जा को क्या करता है? विकिरित या क्या करता है भाई? उत्सर्जित करता है। विकिरित या क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो द्वि तार लाइन में ऊर्जा ह्रास के बारे में हम लोग इस चीज को जानते हैं। द्वि तार लाइन द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास तीन प्रकार से होता है। पहला विकिरण के द्वारा, उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार, उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार, उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार, किस पर? तांबे का तार। उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार एंटीना की भांति कार्य करने लगता है तथा ऊर्जा को विकिरित या उत्सर्जित करता है। ऊर्जा को विकिरित या उत्सर्जित करता है। स्पष्ट है कि द्वि तार लाइन से ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का क्षय, स्पष्ट है कि द्वि तार लाइन से ऊर्जा का क्षय, स्पष्ट है कि द्वि तार लाइन से ऊर्जा का क्षय होने लगता है। ऊर्जा का क्षय क्या होने लगता है? ऊर्जा का क्षय होने लगता है। आवृत्ति बढ़ने पर यह ह्रास भी बढ़ने लगता है। आवृत्ति बढ़ने पर यह ह्रास भी बढ़ने लगता है। आवृत्ति बढ़ने पर यह ह्रास भी बढ़ने लगता है। तो द्वि तार लाइन में ऊर्जा का ह्रास, द्वि तार लाइन द्वारा संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास तीन प्रकार से होता है। विकिरण द्वारा उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार एंटीना की भांति कार्य करने लगता है तथा ऊर्जा का विकिरित या उत्सर्जित करता है। स्पष्ट है कि द्वि तार लाइन से ऊर्जा का क्षय होने लगता है। आवृत्ति बढ़ने पर यह ह्रास भी बढ़ने लगता है। तो विकिरण द्वारा हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। विकिरण के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आ जाएगा। तो उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार एंटीना की भांति कार्य करने लगता है तथा ऊर्जा को विकिरित या उत्सर्जित करता है। स्पष्ट है कि द्वि तार लाइन से ऊर्जा का क्षय होने लगता है जो कि आवृत्ति बढ़ने पर क्या हो जाता है? ह्रास होने लगता है। क्योंकि इसको हम लोग एंटीथ युग्म तार के द्वारा भी देखे थे ना भाई, कि एंटीथ युग्म तार के लाइन के बेस हम लोग इस चीज को देखे थे कि अगर इसमें दो विद्युत रोधी तांबे के तार अगर एक दूसरे पर बटे होते हैं, अगर तारों के बटे होने के कारण विद्युत चुंबकीय गतिरोध कम हो जाता है तो इसका उपयोग अधिकतर टेलीफोन संचार में किया जाता है। एंटीथ युग्म का उपयोग
एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नलों के प्रसारण में किया जाता है। एंठित युग्म में 250 किलोहर्ट्ज बैंड चौड़ाई के सिग्नल प्रसारित किया जाता है। तो एंठित युग्म के तार के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे थे। अब द्वि तार लाइन में ऊर्जा का ह्रास को देख रहे हैं। तो द्वि तार लाइन में जो संचार में दी गई ऊर्जा का ह्रास 3 प्रकार से होता है। विकिरण द्वारा उच्च आवृत्ति पर तांबे का तार एंटीना की भांति कार्य करने लगता है तथा ऊर्जा को विकिरित या उत्सर्जित करता है। स्पष्ट है कि द्वि तार लाइन से ऊर्जा का क्षय होने लगता है तथा आवृत्ति बढ़ने पर ऊर्जा ह्रास भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं चालकों के गर्म होने से। दूसरा देखते हैं, पहला विकिरणों से, दूसरा देखते हैं चालकों के गर्म होने से। दूसरा देखते हैं भाई चालकों के गर्म होने से। चालकों के गर्म होने से। ठीक है, चलिए इस चीज को देखते हैं हम लोग। चालकों के गर्म होने से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। चालकों के गर्म होने से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। चालकों के गर्म होने से तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है। एक निश्चित प्रतिरोध होता है। लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है। लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है। अतः सूत्र Q इक्वल टू हमारे पास जो होता है, अतः जो सूत्र होता है Q इक्वल टू हमारे पास I इंटू R के बेस पे होता है जो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास धारा और प्रतिरोध के गुणनफल जो होता है हमारे पास के अनुसार उसमें उत्पन्न उष्मा Q का मान भी बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है। इस प्रकार उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। ऊर्जा का क्षय होने लगता है। क्लियर? इस प्रकार ऊर्जा का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। ठीक है, तो जब चालकों के गर्म होने से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, जब चालक गर्म होते हैं तब किस किस कंटेंट के अनुसार होते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चालकों के गर्म होने पर, तो चालकों के गर्म होने से हम लोग इस चीज को देखते हैं, जब तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है। अतः सूत्र Q इक्वल टू IR, इसमें उत्पन्न उष्मा Q का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस प्रकार उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं चालकों के गर्म होने पर। चालकों के गर्म होने पर तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है और लंबाई बढ़ने पर तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है। लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R क्या होने लगता है भाई, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। चालकों के गर्म होने से तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है। तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है। लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है। अतः सूत्र Q इक्वल टू IR के अनुसार हम लोग इस चीज को जानते हैं कि इसमें उत्पन्न उष्मा Q का मान भी क्या होने लगता है भाई, बढ़ने लगता है भाई। क्या होने लगता है भाई, बढ़ने लगता है। इस प्रकार उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग, पहला विकिरण के द्वारा हो गया भाई। पहला किसके द्वारा हो गया, विकिरण के द्वारा।
अब दूसरा हम लोग देखते हैं चालकों के गर्म करने पर। दूसरा किसके अनुसार होता है? चालकों के गर्म करने पर हम लोग देखते हैं। चालकों के गर्म करने पर तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, अतः सूत्र Q इक्वल टू आई आर के अनुसार उसमें उत्पन्न ऊष्मा Q का मान भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है चालकों के गर्म होने से। तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, अतः सूत्र Q इक्वल टू आई आर के अनुसार उसमें उत्पन्न ऊष्मा Q का मान भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है चालकों के गर्म होने से। तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है, अतः सूत्र Q इक्वल टू आई आर के अनुसार उसमें उत्पन्न ऊष्मा Q का मान भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। तो तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, अतः सूत्र Q इक्वल टू आई आर के अनुसार उसमें उत्पन्न ऊष्मा Q का मान भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। तो चालकों के गर्म करने से तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है, अतः सूत्र Q इक्वल टू आई आर के अनुसार उसमें उत्पन्न Q का मान भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है भाई। तो चालकों के गर्म होने से हम लोग इस चीज को देखते हैं, चालकों के गर्म होने से उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चालक के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है भाई। जो तांबे का तार होता है हमारे पास देखोगे जनरली यूज जो करते हैं घरों में हमारे पास तांबे के बेस में, अगर अर्थिंग वगैरह करंट वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं तो इसका यूज किया जाता है, जिसमें तुरंत हो जाता है। अगर आप लोगों का जो ग्रिप वगैरह भी कटा रहता है, ग्रिप के बेस पे, होल्डर के बेस पे, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है, अतः सूत्र Q इक्वल टू आई आर के अनुसार उसमें उत्पन्न ऊष्मा Q का मान भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। तीसरा देखते हैं स्कैन इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन इफेक्ट, त्वचिक प्रभाव। त्वचिक प्रभाव ये एग्जाम में आता है भाई, स्कैन इफेक्ट ये आता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग देख लीजिए। त्वचिक प्रभाव के क्या कारण है, ये आता है भाई, ये क्वेश्चन में आता है, लिख करके ले लीजिए, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो त्वचिक प्रभाव के कारण को हम लोग यहां से देखते हैं। आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में, यहां से देखते हैं भाई, देखिए आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा उसके पूरे भाग में से प्रवाहित होने के बजाय केवल बाह्य सतह के पास से ही प्रवाहित होती है। केवल बाह्य सतह के पास से क्या होती है? प्रवाहित होती है भाई। तो आवृत्ति अधिक होने के कारण, किसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण, त्वचिक प्रभाव के कारण हम लोग यहां पर देख रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार हम लोग देखते हैं कि तो आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा उसके पूरे भाग से प्रवाहित होने के बजाय केवल बाह्य सतह के पास से ही प्रवाहित होता है। केवल बाह्य सतह के पास से ही क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो आवृत्ति अधिक होने के कारण, आवृत्ति अधिक होने के कारण, ठीक है, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा उसके पूरे भाग में प्रवाहित होने के बजाय, उसके पूरे भाग में प्रवाहित होने के बजाय केवल बाह्य सतह के पास से ही प्रवाहित होता है। केवल बाह्य सतह के पास से ही प्रवाहित होता है, जिसे घटना को त्वचिक प्रभाव कहते हैं। तो इस घटना को किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है भाई? तो इस प्रभाव को त्वचिक प्रभाव के घटना के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, लिख करके ले लीजिए, 2 नंबर प्राप्त करना। अच्छे से देखिए, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा का, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा का जो मान होता है वह पूरे भाग में प्रवाहित होने के बजाय केवल बाह्य सतह पर ही प्रवाहित होता है। तो इसको हम लोग त्वचिक प्रभाव कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वचिक प्रभाव कहते हैं। तो ये आप लोगों का त्वचिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है भाई? तो ये आप लोगों का त्वचिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो त्वचिक प्रभाव के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देख लिए कि आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा का मान, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा का मान उसके पूरे भाग में प्रवाहित होने के बजाय केवल बाह्य सतह के पास से ही प्रवाहित होती है। इस घटना को त्वचिक प्रभाव कहते हैं। त्वचिक प्रभाव के कारण चालक की प्रभावी मोटाई, त्वचिक प्रभाव के कारण चालक की प्रभावी मोटाई, त्वचिक प्रभाव के कारण, त्वचिक प्रभाव के कारण चालक की प्रभावी मोटाई, त्वचिक प्रभाव के कारण चालक की प्रभावी मोटाई कम होने लगती है। उसकी मोटाई क्या होने लगती है भाई? कम होने लगती है। उसकी मोटाई क्या होने लगती है? कम
होने लगती है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। रेडियो तरंग आवृत्ति पर, 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 किस पर, रेडियो तरंग आवृत्ति पर भाई। तो आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक में धारा का मान उसके पूरे भाग में प्रवाहित होने के बजाय केवल बाह्य सतह के पास से ही प्रवाहित होती है। इस घटना को त्वचिक प्रभाव कहते हैं। त्वचिक प्रभाव के कारण चालक की प्रभावी मोटाई कम होने लगती है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। रेडियो तरंग आवृत्ति पर धारा चालक के केवल बाह्य सतह से ही प्रवाहित होती है। रेडियो तरंग आवृत्ति पर धारा चालक के केवल बाह्य सतह से ही प्रवाहित होती है, केवल बाह्य सतह से क्या होती है भाई, प्रवाहित होती है। तो रेडियो तरंग आवृत्ति पर धारा चालक के केवल बाह्य सतह से ही प्रवाहित होती है, केवल बाह्य चालक के बाह्य सतह से प्रवाहित होती है। फलस्वरूप उसका प्रतिरोध, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होने लगता है भाई। इस प्रकार ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्या, ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है। तो ये कंटेंट आप लोगों का त्वचिक प्रभाव के अंतर्गत आता है, स्केन इफेक्ट के अंतर्गत, कि जब आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक धारा में उसके पूरे भाग में से प्रवाहित होने पर, उसके पूरे भाग में प्रवाहित होने के बजाय केवल बाह्य सतह के पास से ही प्रवाहित होती है। इस घटना को त्वचिक प्रभाव कहते हैं, इस घटना को त्वचिक प्रभाव कहते हैं। त्वचिक प्रभाव के कारण चालक की प्रभावी मोटाई कम होने लगती है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। रेडियो तरंग आवृत्ति पर धारा चालक के केवल बाह्य सतह से प्रवाहित होती है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होने लगता है भाई, तो ह्रास होने लगता है, ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। इस प्रकार तो चालकों में गर्म करने से तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है, अतः सूत्र Q = IR के अनुसार उसमें उत्पन्न ऊष्मा का भी मान बढ़ने लगता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। त्वचिक प्रभाव, स्किन इफेक्ट के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं। आवृत्ति अधिक होने पर किसी चालक धारा में उसका पूरे भाग में प्रवाहित होने के बजाय केवल बाह्य सतह के पास से प्रवाहित होती है। इस घटना को त्वचिक प्रभाव कहते हैं। त्वचिक प्रभाव के कारण चालक की प्रभावी मोटाई कम होने लगती है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। रेडियो तरंग आवृत्ति पर धारा चालक के केवल बाह्य सतह से प्रवाहित होती है, फलस्वरूप उसका प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है। इस प्रकार ऊर्जा का क्या होने लगता है भाई, ह्रास होने लगता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखें कि चालकों के गर्म होने पर तांबे के तार का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध R बढ़ने लगता है, अतः सूत्र R Q = IR के अनुसार से उसमें उत्पन्न ऊष्मा Q की मान भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इस प्रकार ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है भाई। ठीक है। अब देखते हैं समाक्षीय केबल, कोएक्सियल केबल। समाक्षीय केबल 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। समाक्षीय केबल के बेस पे आपके पास जो भी आएगा, तो चलिए समाक्षीय केबल क्या होता है इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। समाक्षीय केबल किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, किस किस के बेसिस होते जाएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि समाक्षीय केबल किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है। तो समाक्षीय केबल के अनुसार हम लोग इस चीज को जानते हैं, समाक्षीय केबल किस किस के अकॉर्डिंग में होगा, किसके किसके बेसिस पे होगा। तो समाक्षीय केबल के बेस से हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। समाक्षीय केबल के अनुसार हम लोग इस चीज को जानते हैं, समाक्षीय केबल किस किस के बेसिस पे होते जा रहा है। ठीक है। तो कोएक्सियल केबल के बारे में जानते हैं। समाक्षीय केबल में एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है। दोनों चालकों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे टेफ्लॉन, पॉलीथीन आदि भरा होता है, जिसमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले बेलनाकार चालक के अंदर केंद्र आवृत्ति और शक्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। और शक्ति पर क्या करती है भाई, निर्भर करती है। और शक्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो समाक्षीय केबल के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। समाक्षीय केबल में एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है। इन चालकों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे टेफ्लॉन, पॉलीथीन आदि भरा होता है, जिसमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले बेलनाकार चालक के अंदर केंद्र आवृत्ति और शक्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। और शक्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। समाक्षीय केबल में एक तार होता है
जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से क्या होता है, घिरा रहता है और दोनों चालकों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे टेफ्लॉन और पॉलीथीन आदि से भरा होता है, जिसमें आंतरिक चालक के रूप में, जिसमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले बेलनाकार चालक के अंदर केंद्र आवृत्ति और शक्ति पर ये क्या होती है भाई, निर्भर होती है। ये शक्ति पर क्या होती है भाई, निर्भर होती है। तो जब भी हम लोग समाक्षीय केबल के बारे में जानते हैं भाई कि समाक्षीय केबल में एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है, इन दोनों चालकों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे टेफ्लॉन पॉलीथीन आदि भरा होता है, जिसमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले बेलनाकार चालक के अंदर केंद्र आवृत्ति और शक्ति आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है भाई। तो इस चीज को हम लोग यहां से जान सकते हैं कि समाक्षीय केबल के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखेंगे भाई, किसके बेस पे, समाक्षीय केबल के बेस पे, कि समाक्षीय केबल में एक तार होता है, समाक्षीय केबल में एक तार होता है, एक तार होता है, ठीक है। समाक्षीय केबल में एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक, समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है, चालक से क्या रहता है भाई, घिरा रहता है, घिरा रहता है। दोनों चालकों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे टेफ्लॉन पॉलीथीन आदि भरा होता है, जिसमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले बेलनाकार चालक के अंदर केंद्र आवृत्ति और शक्ति पर निर्भर करती है, केंद्र आवृत्ति और शक्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है, शक्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस कंटेंट से हम लोग इस समाक्षीय केबल के बारे में जान सकते हैं भाई कि समाक्षीय केबल में एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है। हम इन कंटेंट के अनुसार से देखते हैं इसका कंटेंट के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, ठीक है। तो समाक्षीय केबल में एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है, इन दोनों चालकों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे टेफ्लॉन पॉलीथीन आदि भरा होता है, जिसमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले बेलनाकार चालक के अंदर केंद्र आवृत्ति और शक्ति आवृत्ति पर निर्भर करता है। समाक्षीय केबल के द्वारा एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नलों का प्रसारण किया जाता है। समाक्षीय केबल के द्वारा केबल वाला जो टीवी वगैरह अभी सिटी डायग्राम जो चलता है ना, बस केबल वाला जो लगा रहता है, समाक्षीय केबल के द्वारा एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नलों का क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। इसमें 20 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई का सिग्नल प्रसारित किया जा सकता है। समाक्षीय केबल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर तंत्रों को जोड़ने में किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त रेडियो आवृत्ति और टेलीविजन चैनलों में प्रसारण में इसका भी उपयोग किया जाता है। तो समाक्षीय केबल के बेस पे हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते हैं और किसके किसके बेसिस में होते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो समाक्षीय केबल में एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है। ये दोनों चालकों के बीच परावैद्युत पदार्थ जैसे टेफ्लॉन पॉलीथीन आदि भरा
होता है जिसमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले चालक के बेलनाकार चालक के अंदर में आवृत्ति के साथ होता है। समाक्षीय केबल के द्वारा एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नलों का प्रसारण किया जाता है। इसमें 20 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई का सिग्नल प्रसारित किया जाता है। समाक्षीय केबल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्कों में कंप्यूटर तंत्रों को जोड़ने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेडियो आवृत्ति और टेलीविजन चैनल प्रसारणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है भाई, ठीक है। तो समाक्षीय केबल में केवल एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है। इन दोनों चालकों के बीच पराविद्युत पदार्थ जैसे टेफ्लॉन, पॉलीथीन आदि भरा होता है, जिसमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले बेलनाकार चालक के अंदर केंद्र आवृत्ति और शक्ति पर निर्भर करती है। समाक्षीय केबल के द्वारा एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नलों का प्रसारण किया जाता है। इसमें 20 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई का सिग्नल प्रसारित किया जाता है। समाक्षीय केबल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर तंत्रों को जोड़ने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेडियो आवृत्ति और टेलीविजन चैनल प्रसारण में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एंठित युग्म तार की लाइन की तुलना में इसके निम्न लाभ होते हैं। इसमें क्या क्या लाभ होते हैं इस चीज को देखते हैं भाई। एंठित युग्म तार लाइन के बेस में हम लोग देखते हैं एंठित युग्म तार लाइन की तुलना में इसके क्या क्या लाभ होते हैं। इस कंटेंट के बारे में हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। तो पहला जानते हैं भाई, इसमें सिग्नल आंतरिक तार में से होकर के संचरित होते हैं। इसमें जो सिग्नल होता है, इसमें सिग्नल आंतरिक तार में से होकर के संचरित होते हैं। इसमें जो सिग्नल होता है भाई, इसमें जो सिग्नल होता है आपके पास, इसमें फर्स्ट कंटेंट के बेस में हमारे पास में दिया गया कि इसमें सिग्नल आंतरिक तार में से, इसमें सिग्नल आंतरिक तार में से होकर संचरित होते हैं। क्या होते हैं? संचरित होते हैं। बाह्य चालक सामान्यतः पृथ्वीकृत होता है जो सिग्नलों को वैद्युतीय आवरण प्रदान करता है। अतः बाह्य सिग्नलों या व्यवधानों का मूल सिग्नल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं कि इसमें सिग्नल आंतरिक तार में से होकर के संचरित होते हैं। बाह्य चालक सामान्यतः पृथ्वीकृत होता है। बाह्य चालक सामान्यतः क्या होता है भाई? पृथ्वीकृत होता है, जो सिग्नलों को वैद्युतीय आवरण प्रदान करता है। अतः बाह्य सिग्नलों या व्यवधानों का मूल सिग्नल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें सिग्नलों का आंतरिक तार में से होकर के संचरित होते हैं, जिसे बाह्य चालक सामान्यतः पृथ्वीकृत होता है, जो सिग्नलों को वैद्युतीय आवरण प्रदान करता है। अतः बाह्य सिग्नलों या व्यवधानों का मूल सिग्नल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा को देखते हैं भाई। दूसरा, इसके द्वारा न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ उच्च आवृत्तियों को प्रसारित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे ही अधिकांश ऊर्जा या शक्ति का क्या होती है? वाहक होती है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें सिग्नल आंतरिक तार में से होकर संचरित होते हैं। बाह्य चालक सामान्यतः पृथ्वीकृत होता है, जो सिग्नलों को वैद्युतीय आवरण प्रदान करता है। अतः बाह्य सिग्नलों या व्यवधानों का मूल सिग्नल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके द्वारा न्यूनतम शक्ति के क्षय के साथ साथ उच्च आवृत्तियों की प्रसारित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विद्युतीय चुंबकीय तरंगे अधिकांश ऊर्जा का क्या करते हैं? शक्ति का वाहक करती हैं। और थर्ड नंबर को देखते हैं भाई। थर्ड क्या होता है? बंद आवरण होने के कारण तांबे के तार से विकिरण द्वारा ऊर्जा का शक्ति का क्षय होने नहीं पाता है। इसमें शक्ति का क्षय नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बंद आवरण होने के कारण, अगर ये बंदिश में है, अगर बंद आवरण में है, इस तरीके से बंद आवरण में जहां पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है भाई, क्लियर।
तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि बंद आवरण होने के कारण, क्या आवरण होने के कारण, बंद आवरण होने के कारण, बंद आवरण होने के कारण, बंद आवरण होने के कारण तांबे के तार से, बंद आवरण होने के कारण तांबे के तार से, बंद आवरण होने के कारण तांबे के तार से विकिरण द्वारा ऊर्जा का शक्ति क्षय, विकिरण के द्वारा ऊर्जा का शक्ति क्षय, विकिरण के द्वारा ऊर्जा का शक्ति क्षय, विकिरण के द्वारा ऊर्जा का शक्ति क्षय, बंद आवरण होने के कारण तांबे के तार से विकिरण द्वारा ऊर्जा का शक्ति क्षय नहीं हो पाता है, ऊर्जा का शक्ति क्षय नहीं हो पाता है। इसका शक्ति क्षय नहीं हो पाता है तो ऊर्जा का शक्ति क्षय नहीं हो पाता है। तो एंठित युग्म तार लाइन की तुलना में इसको हम लोग देखते हैं तो इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसमें सिग्नल तार, इसमें सिग्नल आंतरिक तार में से होकर संचरित होते हैं। बाह्य चालक सामान्यतः पृथक्कृत होता है जो सिग्नलों को वैद्युतीय आवरण प्रदान करता है, जो सिग्नलों को क्या करता है, विद्युतीय आवरण यहां से हम लोगों के पास क्या करता है, प्रदान करता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आपके पास ये चीज किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, इस चीज को भी आप लोग यहां से जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अनुसार आते जाएंगे। तो इसमें सिग्नल आंतरिक तार में से होकर के संचरित होते हैं। बाह्य चालक सामान्यतः पृथक्कृत होता है जो सिग्नलों को वैद्युतीय आवरण प्रदान करता है। अतः बाह्य सिग्नलों या व्यवधानों का मूल सिग्नल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके द्वारा न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ साथ उच्च आवृत्तियों को प्रसारित किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें अधिकांश ऊर्जा या शक्ति का वाहक होती है। बंद आवरण होने के कारण तांबे के तार से विकिरण द्वारा ऊर्जा या शक्ति का क्षय नहीं हो पाता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस समाक्षीय केबल के लिए। ठीक है, ये इस चैप्टर का और इस पार्ट का और आपके क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट टॉपिक को अच्छे तरीके से देखिए। समाक्षीय केबल के द्वारा अधिक दूरी तक प्रसारण में, समाक्षीय दूरी तक के अधिक प्रसारण में देखिए यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि समाक्षीय केबल के द्वारा अधिक दूरी तक प्रसारण में ऊर्जा या शक्ति का क्षय होने लगता है। अतः उचित दूरी पर लगभग 20 किलोमीटर पर ब्रूस्टर या सिग्नल प्रवर्धन करने वाले रिपीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, रिपीटर का उपयोग किया जाता है। इससे प्रसारण की बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है तथा डिजिटल सिग्नलों का उपयोग करके बैंड चौड़ाई को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, और बैंड चौड़ाई को और अधिक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो समाक्षीय केबल के द्वारा अधिक दूरी तक प्रसारण में ऊर्जा या शक्ति का क्षय होने लगता है और उचित दूरी लगभग 20 किलोमीटर पर ब्रूस्टर या सिग्नल प्रवर्धन करने वाले रिपीटर का उपयोग किया जाता है। इससे प्रसारण की बैंड चौड़ाई बढ़ जाती है। डिजिटल सिग्नलों का उपयोग भी करके बैंड चौड़ाई को अधिक बढ़ाया जा सकता है। अब देखते हैं समाक्षीय केबल की सीमा। हमारे पास समाक्षीय केबल की क्या क्या सीमाएं होती है, इस चीज को देखते हैं। समाक्षीय केबल में दोनों चालकों के मध्य प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो समाक्षीय केबल में दोनों चालकों के मध्य प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ का क्या होता है भाई, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीसी और कम आवृत्ति वाले, डीसी ये आप लोगों का डीसी और एसी होता है ना, तो वही डीसी है, डायरेक्ट करंट। और डीसी और कम आवृत्ति की धारा या विद्युत क्षेत्र के लिए यह पदार्थ पूर्णतः विद्युत रोधी होता है, किंतु आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ परावैद्युत माध्यम का प्रतिरोध घटने लगता है और चालकता बढ़ने लगती है। फलस्वरूप उसमें से होकर शक्ति का क्षय होने लगता है, जिसे परावैद्युत ह्रास कहते हैं। अगर परावैद्युत ह्रास पूछेगा तो इस चीज को लिखिएगा। समाक्षीय केबल द्वारा निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति के सिग्नल को ही क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है भाई। ठीक है, तो समाक्षीय केबल के द्वारा अधिक दूरी तक प्रसारण में, समाक्षीय केबल के द्वारा अधिक दूरी तक प्रसारण में ऊर्जा या शक्ति का क्षय होने लगता है। अतः उचित दूरी लगभग 20 किलोमीटर पर ब्रूस्टर या सिग्नल प्रवर्धन करने वाले रिपीटर का उपयोग किया जाता है। इससे प्रसारण की बैंड चौड़ाई का मान बढ़ जाती है, जिससे डिजिटल सिग्नलों का उपयोग करके बैंड चौड़ाई को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। समाक्षीय केबल की सीमाएं के लिए देखिए कि समाक्षीय केबल में दोनों चालकों के मध्य प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ की महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। डीसी और कम आवृत्ति की धारा या विद्युत क्षेत्र के लिए यह पदार्थ पूर्णतः विद्युत रोधी होता है, किंतु आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ परावैद्युत माध्यम के लिए यह प्रतिरोध घटने लगता है। प्रतिरोध क्या होने लगता है, घटने लगता है। अतः चालकता बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ने लगती है, फलस्वरूप उसमें से होकर शक्ति का क्षय कम होने लगता है, जिससे परावैद्युत ह्रास कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत ह्रास कहते हैं। समाक्षीय केबल के द्वारा निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति के सिग्नल को ही क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। कम आवृत्ति के सिग्नल को ही क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो समाक्षीय केबल की सीमा में दोनों चालकों के मध्य प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ
महत्वपूर्ण भूमिका डीसी और कम आवृत्ति की धारा या विद्युत क्षेत्र के लिए इस चीज को क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। इतने में आप लोगों का क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इतने में आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो गया भाई, आप लोगों का पढ़ाई में ध्यान लगाना है, अच्छे से पूरा वीडियो रिकॉर्डेड क्लास को अच्छे से देखिए। और आप लोगों के लिए जो भी 2023 में आप लोगों का जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ हम लोग इस क्लास को ओवर करते हैं। अब लाइव क्लास के साथ मिलेंगे, ठीक है, सीधा डाउट क्लास और लाइव क्लास के साथ मिलेंगे। और अगर समय रहते ही हमारे पास क्वेश्चन के एक रूटीन में आते हैं तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं उस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।